नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 30 अक्टूबर को एक कागज मिला था। ये एक सम्मन था, यानी बुलावा, जिसे भेजा था प्रवर्तन निदेशालय ने। अरविंद केजरीवाल से ईडी ने कहा था कि दिल्ली के शराब घोटाला केस में आपको पूछताछ के लिए आना है। इस पूछताछ के लिए दिन मुकर्रर हुआ 2 नवंबर सुबह 11:30 बजे का। 2 दिनों तक आम आदमी पार्टी बनाम ईडी के तनाव का तापमान बहुत बढ़ा हुआ था। हो भी क्यों ना, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहले ही ईडी के केस में जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं भी कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सम्मन मिलना पार्टी और पार्टी के समर्थकों के लिए चिंता भरा विषय था। लेकिन जैसे ही कैलेंडर में 2 नवंबर की तारीख लगी, चीजें एकदम पलट गई। केजरीवाल ने साफ कह दिया कि वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, न पूछताछ में शामिल होंगे। केजरीवाल ने एक चिट्ठी भी लिखी। ये चिट्ठी लिखी गई थी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर के नाम। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। इसे इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार को नहीं कर सकूं। नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। चिट्ठी लिखने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को छोड़कर मध्य प्रदेश के सिंगरौली चले गए। वहां उन्होंने भगवंत मान के साथ चुनावी सभा में भाषण दिया। इधर केजरीवाल मध्य प्रदेश में एक्टिव थे और इधर दिल्ली में बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही थी। अब आप पूछेंगे कि दिल्ली में इतना बवाल हो गया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की जड़ क्या है? तो बता दें कि केस वही है, दिल्ली की शराब नीति, जिसमें घोटाले के आरोप लगे हैं। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन क्यों भेजा, उसके पीछे ईडी ने क्या तर्क दिए हैं, वो चलिए आपको विस्तार से समझा देते हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत सम्मन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईआरएस कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबारी रेड्डी की एंट्री का भी स्वागत किया था। पूछताछ में बुची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू में बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। अब आपको ये भी बता दें कि इसी केस में जब सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन ईडी के सामने पेश होने से मुकर गए। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बात एक और बता दें कि केजरीवाल एक नेता नहीं है जो ईडी के रडार पर है। 2 नवंबर को जब केजरीवाल बनाम ईडी की बहस चल रही थी, उस वक्त एक और न्यूज ब्रेक हुई थी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस वाले घर पर भी ईडी ने रेड मारी थी। फिर पता चला कि रेड सिर्फ राजकुमार आनंद के घर पर ही नहीं, बल्कि उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और आज तक के नेशनल ब्यूरो के एडिटर हिमांशु चंद्र पांडे की रिपोर्ट बताती है कि राजकुमार आनंद के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। राजकुमार आनंद के खिलाफ 7 करोड़ से ज्यादा की सीमा शुल्क चोरी और हवाला के जरिए लेन देन का आरोप है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट आती है, लेकिन ईडी के सम्मन पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और अब ईडी अगला कदम क्या उठाती है, इस पूरे समीकरण पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।